वेलकम टू द क्रिएटर क्लासेस। मैं पीयूष सिंह सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सितंबर के प्रथम सप्ताह के न्यूज़पेपर में जो भी प्रश्न बनते हैं उनको लाया हूं और उनसे संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसी में शामिल किया है। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके आंसर देंगे और उसके पश्चात उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को बताया जाएगा। और इस प्रकार से प्रश्न पत्र जब समाप्त हो जाएगा तो वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जिन भाइयों को यह क्लास पसंद आ रही है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आपके सामने प्रश्न। पहला प्रश्न है, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? आपके सामने विकल्प हैं, ए बेंगलुरु एफसी, बी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, सी मुंबई सिटी और डी मोहन बागान एसजी। तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अब अगले चरण पे चलते हैं कि इससे संबंधित डूरंड कप से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो जान लेते हैं कि मोहन बागान सुपर जॉइंट को पराजित कर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अपना पहला डूरंड खिताब जीता। इस स्टेडियम को विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के नाम से भी जाना जाता है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह 133वां संस्करण था। इसमें गोल्डन ग्लव विजेता गुरमीत सिंह और गोल्डन बूट विजेता नुह सदाओई हुए हैं। नुह सदाओई को यह गोल्डन बूट का पुरस्कार उनके सर्वाधिक 6 गोलों के लिए दिया गया है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का विजेता इस बार जितिन एमएस को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने विकल्प हैं, कोरोना, रेड फीवर, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। आपका आंसर है रेड फीवर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग का प्रकोप केरल में काफ़ी देखा गया, जिसमें 121 की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी थी और कई गंभीर रूप से पीड़ित थे। यह बीमारी जो है जानवरों के मूत्र, विशेषतः चूहों के मूत्र में एक प्रकार के बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा के कारण फैलती है, जिस कारण इसे रेड फीवर या चूहा बुखार के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः इसके जो लक्षण हैं वो भी जान लें कि बुखार, मांसपेशियों में दर्द आना जिसे माइलगिया भी कहते हैं, और सिर दर्द। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित जानवर के मूत्र से दूषित मिट्टी एवं पानी के संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया त्वचा के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। पानी एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस रोग से खतरे की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग में उच्च मृत्यु दर बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रोपड़ फसल एवं अनुसंधान संस्थान CPCRI द्वारा
जारी नया नारियल आधारित मूल वर्धित उत्पाद का नाम क्या है? आपके सामने विकल्प हैं कल्पा ब्लिश, कल्पा रजत, कल्पा चौकोबार और कल्पा एक्स्ट्रा। इसका आंसर है कल्पा ब्लिश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय रोपड़ फसल एवं अनुसंधान संस्थान CPCRI सितंबर से स्वादिष्ट रेडी टू ड्रिंक नारियल पेय पदार्थ कल्पा ब्लिच जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अगस्त 2024 को जारी की गई 2 जलवायु प्रतिरोधी नारियल किस्में कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी को केरल और कर्नाटक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुई। कल्पा रत्न नारियल की एक सूखा सहिष्णु बहुउद्देशीय किस्म है जो कोमल, अखरोट, खोपरा और रस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कल्पा वज्र भी हालांकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए है, लेकिन यह जड़ रोग सहिष्णु किस्म है, अर्थात इस प्रजाति के वृक्षों में जड़ से कोई भी रोग नहीं फैलेगा और जिससे कि पेड़ अच्छे रहेंगे, फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि अधिकांशतः नारियल के वृक्षों में जड़ें खराब होने की वजह से पेड़ खराब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। ध्वज में किसका अंकन एवं उल्लेख किया गया? कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं। अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत, संविधान की पुस्तक, सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जयः। तो इनमें से छांटना है। सत्यमेव जयते का उल्लेख नहीं है, इसलिए 1, 2, 3 और 5 होंगे। आपका आंसर होगा सी, 1, 2, 3 और 5। अगले पे चलते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। न्याय और लोकतंत्र के प्रतीक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की संकल्पना राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा की गई थी। ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। इसमें ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नीचे यतो धर्मस्ततो जयः उत्कीर्ण है। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आर्टिकल 124 के तहत की गई है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान की स्थापना होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया था और भारत के एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा आरंभ की गई नमन परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, रक्षा सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करना, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को नौकरी के अवसर प्रदान करना। तो इसका विकल्प है
रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना या सुदृढ़ बनाना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ, देश भर में स्पर्श सक्षम सेवा केंद्र। तो जान लें कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में परियोजना नमन का पहला चरण प्रारंभ किया गया। परियोजना नमन स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली और डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन सुव्यवस्थित करती है और देश में दिग्गजों और निकटतम परिजनों के लिए सुलभ सुविधाओं बिंदुओं की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संबोधित करती है। इस परियोजना में सेना के भूतपूर्व सैनिकों, पेंशन भोगियों, युद्ध विधवाओं के लिए समर्पित स्वागत सुविधा केंद्रों की सुविधा भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा अवैध निवास की समस्या को हल करने के लिए 2 महीने का वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूएई वीज़ा एमनेस्टी कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात सरकार का 2 महीने का वीज़ा एमनेस्टी कार्यक्रम 2 माह तक 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत अवैध रूप से रहने वाले को या तो अपने निवास की स्थिति नियमित करने या दंड के बिना देश को छोड़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह एमनेस्टी उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिए गए 4 राज्य स्वामित्व वाले सार्वजनिक उद्यमों में शामिल नहीं था? आपके सामने विकल्प हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें आपका सामने विकल्प जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसका आंसर, क्योंकि ये हालांकि नवरत्न तो है लेकिन ये पहले से ही नवरत्न शामिल है, अभी हाल ही में शामिल नहीं की गई। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 और सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक कंपनियों रेलटेल, एसईसीआई, एनएचपीसी और एसजेवीएन को नवरत्न का दर्जा दिया है। पहले 21 नवरत्न कंपनियां थी, अब 4 और जोड़ दी गई, तो इस प्रकार बढ़ करके ये 25 हो गई हैं। तो इनकी स्थापना के बारे में भी जान लें कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2000 में हुई थी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2011 में, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की स्थापना 1975 में और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1988 में नाफ्ता छाकरी पावर कॉरपोरेशन के रूप में की गई थी, जिसका नाम बाद में बदल करके सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड कर दिया गया था। अब नवरत्नों की संख्या 21 से बढ़कर के 25 हो गई है। नवरत्न का दर्जा इन कंपनियों को देने से और अधिक वित्तीय स्वायत्तता इन कंपनियों को प्राप्त हो जाएगी। वर्तमान में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या भी जान लेते हैं। तो महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 13 है, जबकि नवरत्न कंपनियों की संख्या 21 से बढ़कर के 25 हो गई है। और मिनी रत्न कंपनियां 2 श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं। मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी में 51 और सेकंड श्रेणी में 11 कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल भारत निधि डीबीएन का उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प, पढ़ने में कमज़ोर छात्रों को विश्वविद्यालय के स्तर पर अलग से कुछ कक्षाएं देने के लिए। दूसरा विकल्प है समाज में वंचित समूहों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए।
तीसरा विकल्प है राशन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। चौथा विकल्प है कौशल विकास योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। आपका आंसर है समाज में वंचित समूहों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए। अब अगला आप इसकी व्याख्या देखते हैं कि डिजिटल भारत नीति या डीबीएन दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नियमों का पहला सेट है जिसे डिजिटल भारत नीति के रूप में जाना जाता है। यह प्रभावी हो गया है। यह पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। डिजिटल भारत नीति समाज में वंचित समूहों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को निधि प्रदान करेगी। डीबीएन प्रशासकों को डीबीएन कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों की सेवाएं प्रदान करने, योजनाओं और परियोजनाओं की रिपोर्ट करने और निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पूर्व भिक्षु विद्वान एवं संरक्षणवादी कर्मा फोंसो को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। वह किस देश के नागरिक हैं? इसका आंसर है भूटान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, मतलब किन किन को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो मियाजाकी हायाओ जो जापानी हैं, यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और स्टूडियो घिबली के संस्थापक भी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। अगला है परवीजा फरहान, ये इंडोनेशिया की पर्यावरणविद और सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। तीसरे हैं कर्मा फोंसो जो भूटानी हैं, पूर्व भिक्षु विद्वान एवं संरक्षणवादी हैं। डॉक्टर गुयेन थे नगोक फुओंग, ये वियतनामी हैं, चिकित्सक एवं एजेंट ऑरेंज पीड़ितों के लिए वकील हैं। और ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का मूवमेंट है। यह ग्रामीण स्वास्थ्य में क्रांति लाने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों का एक समूह है। तो इन लोगों को यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके सामने विकल्प हैं गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। आपका आंसर है गुरुग्राम। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूजीसी के अंतर्गत भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर गुरुग्राम में। केंद्र सरकार ने साउथैम्पटन विश्वविद्यालय को दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में एक परिसर स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इसमें भारत और विदेश दोनों के संकाय नियुक्त किए जाएंगे। इसका पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई 2025 में आरंभ होगा। साउथैम्पटन विश्वविद्यालय यूके में स्थित है और यह यूजीसी भारत में विदेश उच्च शिक्षण संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन 2023 के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा। विनियमन 2023 में कहा गया है कि शीर्ष 500 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। तो इस हिसाब से QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय तो 100 विश्वविद्यालयों में शामिल है। तो इसे तो आसानी से मिल जानी चाहिए, इसलिए इसी तहत इसे दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए किसके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति का गठन किया गया? आपके विकल्प हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयांग, न्यायमूर्ति नवाब सिंह और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। आपका आंसर है न्यायमूर्ति नवाब सिंह। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा पर किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु
उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकत्रित हुए थे। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली की ओर कूच करने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शंभू सीमा पर नाकाबंदी कर दी गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भैया की पीठ ने शंभू सीमा पर नाकाबंदी हटाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर याचिका पर पारित आदेश में एक समिति गठित करने की बात की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस नगर में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की योजना बना रहा है? आपके सामने विकल्प हैं: लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी। आपका आंसर है वाराणसी। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में बनाएगी वैदिक 3D संग्रहालय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण कराएगी। संग्रहालय वैदिक साहित्य के साथ साथ प्राचीन भारतीय ऋषियों के योगदान को प्रदर्शन करेगा एवं शास्त्रार्थ, आध्यात्मिक प्रवचन मतलब की परंपरा को भी पुनर्जीवित करने के लिए एक साझे मंच की भूमिका को निभाएगा। संस्कृत अध्ययन। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सेंटर लखनऊ में बनाया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 73वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी ऊषा द्वारा बनाए गए 39 साल पुराने मीट रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? आपके सामने विकल्प हैं: विद्या रामराज, प्रीति पाल, अंजू बॉबी जॉर्ज और हिमा दास। आंसर है विद्या रामराज। वैसे भी रामराज आ ही गया है। अब अगला देखिए, इसकी व्याख्या। विद्या रामराज ने पीटी ऊषा की 3-4 दशक पुराना 39 वर्ष पुराना महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड जो था वो तोड़ दिया। विद्या रामराज ने यह रिकॉर्ड हैदराबाद में 63वीं ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में तोड़ा है। पीटी ऊषा ने यह रिकॉर्ड 1985 में 39 साल पूर्व बनाया था। इस पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर विद्या रामराज ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। विद्या रामराज ने 400 मीटर की दौड़ मात्र 56.23 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि पीटी ऊषा ने 56.80 सेकंड का टाइम लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। खगोलविदों द्वारा हाल ही में किस भारतीय धर्म ग्रंथ में पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? आपके सामने विकल्प हैं: तोल्काप्पियम, तिरुकुराल, ऋग्वेद और किरातोर्जुनियम। आपका आंसर है ऋग्वेद। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। खगोलविदों द्वारा हाल ही में प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे पहला उल्लेख खोजा गया। खगोलविदों ने हाल ही में पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रथम उल्लेख खोजा है, जो लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराना है। ऋग्वेद का संकलन लगभग 1500 ईसा पूर्व किया गया था, जबकि वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो इस हिसाब से 3500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यही मान लीजिए 3500 से 4000 के बीच में इसका लिखा गया था। अब अगला प्रश्न चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई
विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना TTOS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं पर्यटकों को यात्रा में छूट प्रदान करना, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीधी उड़ान मार्ग स्थापित करना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए होटल आवास जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना, चौथा है भारत और चीन के पर्यटन बाजार पर अपना प्रारंभिक ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करना और वीजा प्रणाली को सुधारना। आपके सामने विकल्प है डी। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा भारत एवं चीन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना TTOS शुरू की गई। यह योजना जनवरी 2025 में लागू की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वीजा प्रणाली में सुधार करना, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि कर सर्विस सेंटर में सुधार करना है। TTOS के माध्यम से दोनों देशों के जांचे परखे और अनुमोदित टूर ऑपरेटरों को विभाग के साथ पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित करने में प्राथमिकता रखी जाएगी। अब अगला प्रश्न है प्रथम संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन JCC का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है आपके सामने विकल्प है गुरुग्राम, कावेरीपत्तनम, लखनऊ, सिलीगुड़ी। इसका आंसर है लखनऊ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ में 4 से 5 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा या किया गया। इसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया था। यह कमांडरों को सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण योजनाओं की समीक्षा करने और तीनों सेवाओं के बीच एक बेहतर तालमेल के बैठाने और राष्ट्र की रक्षा की क्षमता में सुधार करने के लिए चर्चा मंच का काम करेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय क्या था? विकल्प हैं सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण करना, स्थलीय सीमा को मजबूत बनाना, सशक्त और सुरक्षित भारत, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना। आपके सामने विकल्प है ए सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों को का परिवर्तन। अब आगे देखते हैं। इसकी देखिए ये व्याख्या है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ में हुआ था, जबकि इसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव है। तो आप जान ही रहे इसका उद्घाटन चीफ CDF जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का एक परिसर का हाल ही में किस देश में आधिकारिक उद्घाटन किया गया? तो विकल्प हैं दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने IIT दिल्ली के आबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया। अब वहाँ के प्रिंस कौन हैं उनका नाम भी देख लीजिए। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस का शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। उद्घाटन बैच में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा ऊर्जा इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम में 52 छात्र हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना का आयोजन का उद्घाटन किया है? तो आपके सामने विकल्प हैं मेरठ, लखनऊ, बरेली और झांसी। इसका आंसर है लखनऊ। अब व्याख्या देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया। लखनऊ छावनी में 3 से 5 सितंबर तक 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव में तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना की नवीनतम हथियार प्रणालियों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में किस नाम से बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है? आपके सामने विकल्प हैं अपराजिता, विशाखा, तुलसी और इंद्रायणी। इसका आंसर है अपराजिता। व्याख्या देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक में बलात्कार एवं बाल शोषण के अपराधियों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाने के लिए राज्य द्वारा उनके आवेदनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, कानून और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इसे कानून बनाने के लिए राज्यपाल CV आनंद बोस एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। विधेयक में जो प्रमुख प्रावधान हैं वो भी जान लें। इसमें बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के कारण यदि पीड़िता की मृत्यु हो गई या उसके वानस्पतिक अवस्था में या पागलपन की अवस्था में जाने चली जाती है तो दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में तेज सुनवाई की भी व्यवस्था की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए दोनों लोग इस पर कानून बना सकते हैं। विवाद होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान होता है और राज्य का उतना कानून जो एक उसके विरोध में आता है या टकराव होता है वो पोर्शन जो होता है राज्य के कानून का मान्य नहीं होता है। बाकी कानून केंद्र का ही मान होगा। तो आगे देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23 में उल्लिखित दंड से भिन्न दंड का प्रावधान करने पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 254 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में दल बदल विरोधी संबंधी विधेयक पारित किया गया है। आपके सामने विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर। आंसर है हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों की भत्ती और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य विधायकों को पेंशन बंद करके उनको दल बदल करने से रोकना एवं हतोत्साहित करना है। इस विधेयक के अनुसार यदि किसी को संविधान की 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है तो वह इस अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून संविधान में बाद में जोड़ा गया, क्योंकि आरंभ में संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। 9वीं अनुसूची आपके पहले संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी भूमि सुधार से संबंधित, जबकि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई। यह संविधान में 10वीं अनुसूची को ही दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 का उद्देश्य क्या है। आपके सामने विकल्प हैं। कृषि भूमि उपयोग को बढ़ाना,
चल अचल संपत्ति को नियंत्रित करना, अवैध कॉलोनियों के प्रसार को नियंत्रित करना और संपत्ति कर में वृद्धि करना। आपके सामने इसका आंसर है सी, अवैध कॉलोनियों के प्रसार को नियंत्रित करना। अगला देखते हैं। पंजाब राज्य ने अवैध कॉलोनियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पंजाब अपार्टमेंट्स और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने प्लॉट के पंजीकरण में आने वाली समस्याओं को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। इस अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2024 से पहले किसी भी प्लॉटर से अग्रिम भुगतान कर प्लॉट खरीदा है तो वह 2 नवंबर तक बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र या बिना एनओसी के अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति या प्रमोटर या उसका एजेंट कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने में यदि असफल होता है तो उसे दंडित किया जाएगा और दंड में 5 से 10 वर्ष की सज़ा और 25 लाख से 5 करोड़ तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट में तीन देशों की टीमें हिस्सा लेती हैं, जिसमें एक भिन्न देश कौन सा है? सीरिया, मॉरिशस, भारत और ऑस्ट्रेलिया आपके सामने इसके विकल्प हैं और इसमें आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा आयोजित इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट में भारत, सीरिया और मॉरिशस की टीमें प्रतिभाग करती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया? विकल्प हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गृह मंत्री अमित शाह। इसका आंसर है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। इसकी व्याख्या आप देख ही चुके हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित इस इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट में भारत, सीरिया और मॉरिशस की टीमें ही प्रतिभाग करती हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया गया? आपके सामने विकल्प हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा वृंदावन ग्राम योजना का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांवों में बदलना है। इसमें गाय संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसके लिए एक गौशाला की स्थापना की जाएगी। इसका दूसरा उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। गीता भवन परियोजना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक समानांतर पहल के तहत गीता भवन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया का आकलन करना, नवीन स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना, आपदा समस्याओं से निपटने हेतु युद्ध अभ्यास करना
और नए चिकित्सा उपचारों का परीक्षण करना। इसका आंसर है महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया का आकलन करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन NOHM के तहत जूनोटिक महामारियों की तैयारी के आकलन के लिए राजस्थान के अजमेर जिले में 27 से 31 अगस्त 2024 तक विश्व युद्ध अभ्यास अर्थात वायरस युद्ध अभ्यास एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल के रूप में आयोजित किया गया। जूनोटिक महामारियों की तैयारियों के आकलन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल के रूप में आयोजित यह विश्व युद्ध अभ्यास इस तरह का पहला अभ्यास है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन एवं वन्य जीवों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम NJORT की तत्परता और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति कौन है? आपके सामने विकल्प हैं। राजेश पटेल, रमेश शर्मा, अनिल कुमार और सिद्धार्थ अग्रवाल। आपका आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेंगलुरु के 49 वर्षीय सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज बुजुर्ग या भारतीय व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाया है। सिद्धार्थ अग्रवाल ने फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 42 किलोमीटर की इस दूरी को मात्र 15 घंटे 6 मिनट में सफलतापूर्वक तैरकर पार कर लिया। इंग्लिश चैनल जान लें कि अटलांटिक महासागर का वह भाग जो फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है, यह अपने उत्तर में डाबर जल संधि द्वारा उत्तरी सागर से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में नई प्रक्रिया के रूप में शून्यकाल को आरंभ किया गया है? आपके सामने विकल्प हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र। आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल की प्रक्रिया को आरंभ किया गया। 1960 के दशक अर्थात 1962 में भारतीय संसद द्वारा आविष्कृत इस नवीन प्रक्रिया है। यह एक नवीन प्रक्रिया है जिसका संसदीय नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल की परिभाषा प्रश्नकाल की समाप्ति और नियमित काल के आरंभ के बीच का समय है। इसमें अति आवश्यक मुद्दे ही उठाए जाते हैं। अब अगला है शून्यकाल का उद्देश्य क्या है? तो सदस्यों को अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए अनुमति देना एवं समय प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे प्रारंभ होता है, जबकि प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा जो प्रश्नकाल कहलाता है, इसमें संसद सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों को देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस लाइन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। विकल्प हैं सोनभद्र पुलिस लाइन, प्रयागराज पुलिस लाइन, वाराणसी पुलिस लाइन, गोरखपुर पुलिस लाइन। आपका आंसर है सोनभद्र पुलिस लाइन। इसकी व्याख्या देखते हैं। सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल या पूर्वी यूपी प्रदेश की पहली पुलिस लाइन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा ISO 9001-2015 प्रमाण प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर नोएडा उत्तर प्रदेश की पहली कमिश्नरी है जिसे इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ था। सोनभद्र जिला का मुख्यालय रावर्ट्सगंज है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। वह 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, जबकि 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है।
जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओणम त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओणम मलयालम कैलेंडर कोलावर्षम के पहले महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। ये बात सही है। इस दौरान कावेरी नदी पर प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ बल्लम कल्ली का आयोजन किया जाता है। हालांकि कावेरी नदी नहीं है, यहाँ पर पंपा नदी है और ओणम त्यौहार अथम से शुरू होता है और थिरी ओणम के साथ समाप्त होता है, जबकि ओणम त्यौहार कर्नाटक में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल त्यौहार है। ऐसा भी नहीं है, ये कर्नाटक नहीं, ये कहाँ है? केरल। तो इसका दूसरा और चौथा गलत है, तो पहला और तीसरा सही है। आप इसके कथन देखिए। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल 1 2 गलत, केवल 1 3 यही सही है, केवल 1 2 3 और उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका क्या है इसका? केवल 1 और 3। इसका आंसर मतलब बी है। अगला इसमें व्याख्या देख लेते हैं। केरल में 10 दिवसीय ओणम त्यौहार का आरंभ हुआ है। ओणम त्यौहार मलयालम कैलेंडर कोलावर्षम के पहले महीने चिंगम महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार एक फसल उत्सव है जो 4 से 10 दिनों तक चलता है। ओणम त्यौहार में पहला दिन अथम से शुरू होकर 10वां दिन थिरुओणम के साथ समाप्त होता है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके चौथे दिन कलाकार अपने शरीर में बाघ की तरह पीले, लाल एवं काले रंग की धारियाँ बनाकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की लय पर नृत्य करते हैं। बाघ नृत्य पुलिकली केरल की लोक कला रूपों में एक है। पंपा नदी पर होने वाली बल्ली कल्लम नामक सर्प नौका दौड़ इसलिए इसकी प्रमुख विशेषता है। ओणम पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले 2 सुंदर नृत्य कैकोटी काली और थुम्बी थुलाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की प्राचीन भारतीय साउरा जनजाति, जिसका उल्लेख महाकाव्यों रामायण और महाभारत में भी मिलता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की निवासी है? राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा और मेघालय। इसका आंसर है ओडिशा। आपकी इसकी व्याख्या देख लें। मूल रूप से ओडिशा के निवासी आदिवासी जनजाति समूह साउरा जनजाति ओडिशा राज्य में निवास अधिकार पाने वाला 5वां विशेष रूप से जनजाति कमजोर समूह है। प्राचीन भारतीय जनजातियों में से एक साउरा जनजाति का उल्लेख महाकाव्यों रामायण और महाभारत में भी मिलता है। इन जनजातियों की मुख्य भूमि ओडिशा राज्य में है। कुछ लोग आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम में भी निवास करते हैं। हाल ही में ओडिशा के गजपति जिले साउरा आदिवासियों को अपनी पैतृक भूमि पर आवास अधिकार मिलने के साथ ओडिशा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सर्वाधिक जनसंख्या को ऐसा अधिकार प्रदान करने वाला ओडिशा का एकमात्र राज्य है। साउरा जनजाति की मुख्य भाषा सोरा मुंडा परिवार की भाषा है और इसकी लिपि सोरंग सोमपेंग है। इनकी मान्यताएं हैं कि विभिन्न देवी देवता एवं विभिन्न आत्माएं इनकी दैनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इनको खुश करने के लिए
इनकी पूजा पाठ करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि IIM लखनऊ ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्तर प्रदेश में 3 आउटरीच केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के संदर्भ में कौन एक समूह सही है? गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और मेरठ। तो ये याद रखिएगा, इसमें वाराणसी नहीं है, तो इसका विकल्प 1, 2, 4, 5 है, जो कि आपका सटीक आंसर बैठेगा सी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि IIM लखनऊ ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्तर प्रदेश में 3 आउटरीच केंद्र स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश में 3 आउटरीच केंद्र स्थापित करेगा, तो इन केंद्रों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र गोरखपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और मेरठ हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी गई है? आपके सामने विकल्प हैं तमिलनाडु, बिहार, असम और राजस्थान। इसका आंसर है राजस्थान। व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्थान पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा को मंजूरी दी गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन कर पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। अब देखिए, ये प्रश्न पत्र तो बनाया ही है जो करंट अफेयर्स से आप संबंधित है। इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन तो बहुत से बन सकते थे, लेकिन इन क्वेश्चनों की संभावना ज़्यादा बनती है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने साथियों को भी बोलिएगा, शेयर करिएगा। आप एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में मैं आंसर के साथ सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन आप अभी इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है आपका, अरब क्षेत्र का पहला परमाणु संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया? आपके सामने विकल्प हैं सऊदी अरब, ओमान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।